नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी और आज है 7 अगस्त 2025। नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक बहुत ही पावरफुल विचार से करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, किसी व्यक्ति का अंतिम माप ये नहीं है कि वो आराम और सुविधा के क्षणों में कहाँ खड़ा है, बल्कि ये है कि वो चुनौती और विवाद के समय कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और आज 7 अगस्त को हम ऐसी ही कुछ अहम चुनौतियों और विवादों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मुद्दे जुड़े हैं जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति, गवर्नेंस यानी शासन, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से। तो आज के एजेंडा में क्या-क्या है, एक झलक दे सकते? जरूर। आज हम बात करेंगे यूएस टैरिफ प्रेशर मतलब अमेरिकी टैरिफ दबाव की, इंडिया रशिया पार्टनरशिप यानी भारत रूस साझेदारी की गहराई की, बिहार में वोटर लिस्ट विवाद की, जम्मू कश्मीर में फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों की, और नया है और भी बहुत कुछ। ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को, इन जटिल विषयों को गहराई से समझें, हर पहलू पर रोशनी डालें, सिलेबस से कनेक्ट करें और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापक समझ दे सकें। तो इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि आप इन मुद्दों के पीछे का क्यों और तो क्या बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी राजनीति, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो जीएस पेपर 2 के लिए अहम है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की। सेक्शन 1, पहला मुद्दा, द टैरिफ टाइट रोप, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अंडर यूएस प्रेशर। टैरिफ की तंग रस्सी, अमेरिकी दबाव में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता। ये क्या है पूरा मामला? मामला गंभीर है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ को डबल मतलब दोगुना करके 50% कर दिया है। इसे 50% कर दिया है? 50%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट, एक व्यापार विवाद नहीं है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी रणनीतिक स्वायत्ता पर एक सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये यूएस एक्शन, ये अमेरिकी कार्रवाई है क्या, और वो इसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? उनका औचित्य क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक कार्यकारी आदेश आया है और इसमें एक 2 टियर्ड टैरिफ सिस्टम लगाया गया है, मतलब 2 स्तरों पर। पहला 25%, 25%, जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। यानी आज से। हाँ, आज से। और फिर एक एडिशनल 25%, एक अतिरिक्त 25% जिसे पेनल्टी या जुर्माना कहा जा रहा है, वो 27 अगस्त से लागू होगा। तो कुल मिला के हो गया 50%, 50%। तो ये जुर्माना क्यों? इसका आधिकारिक कारण क्या बताया है यूएस ने? ऑफिशियली जो कारण दिया गया है वो है भारत का रशिया से तेल खरीदना और हमारा रक्षा व्यापार, डिफेंस ट्रेड, जो रूस के साथ चल रहा है। ये बिल्कुल साफ तौर पर सेकेंडरी सैंक्शंस, द्वितीयक प्रतिबंधों का इस्तेमाल है। सेकेंडरी सैंक्शंस, इसे जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि एक देश, यहाँ यूएस, किसी तीसरे देश, यहाँ भारत पर इसलिए प्रतिबंध लगाता है क्योंकि वो उस देश, यहाँ रूस के साथ व्यापार कर रहा है जिस पर पहले देश यूएस ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मतलब आप हमारे दुश्मन के दोस्त हैं तो हम आप पर भी कार्रवाई करेंगे। ये है सेकेंडरी सैंक्शंस का फंडा। समझ गए। तो इस पर भारत की प्रतिक्रिया, इंडियाज रिस्पॉन्स क्या रहा? भारत ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने इसे एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल कहा है। मतलब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित और अतार्किक। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा का बचाव किया है और कहा है कि इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस नेसेसरी, मतलब भारत अपनी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। और सरकार में और कहीं से कोई बयान? हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने संसद में जवाब दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। उस तंज का उन्होंने खंडन किया और भारत की आर्थिक ताकत पर जोर दिया। अच्छा, और इसी बीच हमारे एनएसए अजित डोभाल जी की मॉस्को यात्रा भी हुई है। इसकी टाइमिंग तो काफी महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल, एनएसए डोभाल की मॉस्को यात्रा की टाइमिंग बहुत क्रूशल है। ये दिखाता है कि भारत यूएस प्रेशर के बावजूद रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को कितना महत्व देता है। जाहिर है वहाँ S-400 मिसाइल सिस्टम और एनर्जी कोऑपरेशन, ऊर्जा सहयोग पर बात हुई होगी।
ये एक कूटनीतिक संदेश भी है। अच्छा, अब आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर। PHDCI की एक रिपोर्ट आई है, उसका क्या कहना है? आर्थिक प्रभाव क्या होगा? हाँ, PHDCI यानी PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि जीडीपी पर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो शायद नेग्लिजिबल यानी नगण्य हो। कितना? करीब 0.19%। 0.19%? 0.19%। ये तो वाकई नेग्लिजिबल लगता है। हाँ, मैक्रो लेवल पर शायद उतना ना दिखे, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि लगभग $8.1 बिलियन, $8.1 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। ये भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 1.87% है। 8.1 बिलियन, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे? रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर इंजीनियरिंग गुड्स पर पड़ेगा, करीब 1.8 बिलियन डॉलर्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं 1.4 बिलियन डॉलर्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां 986 मिलियन डॉलर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी रत्न और आभूषण 932 मिलियन डॉलर्स, और रेडीमेड गारमेंट्स तैयार कपड़े लगभग 500 मिलियन डॉलर्स। तो आप देख सकती हैं कि असर काफी फैला हुआ है। ये तो चिंता की बात है। तो क्या PHDCI ने कुछ सुझाव भी दिए हैं इससे निपटने के लिए? हाँ, रिपोर्ट में 4 की सजेशंस, 4 मुख्य सुझाव दिए गए हैं। पहला, यूएस मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज को और मजबूत करना। दूसरा, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट पर फोकस करना, जिसे उन्होंने मेक इन इंडिया सेलेक्ट कहा है, मतलब चुनिंदा क्षेत्रों में मिलकर उत्पाद बनाना। अच्छा। तीसरा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यानी बाजार विविधीकरण। हमें यूएस के अलावा दूसरे बाजारों जैसे यूरोपियन यूनियन, कनाडा, लैटिन अमेरिका पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और चौथा, ऑनशोर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ उत्पादन यूएस में ही जॉइंट वेंचर्स के जरिए करना। ये तो हुए सुझाव, लेकिन इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, इसके व्यापक निहितार्थ क्या है? इस पूरे मामले का विश्लेषण कैसे किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की एक बड़ी परीक्षा है। क्या हम दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कायम रख पाते हैं या नहीं? दूसरा, ये दिखाता है कि इकोनॉमिक कोअर्जन यानी आर्थिक दबाव और सेकेंडरी सैंक्शंस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितना बढ़ रहा है। देश अपनी जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को साधने के लिए व्यापार को हथियार बना रहे हैं। और ये दबाव सेलेक्टिव लगता है, मतलब क्या सिर्फ भारत पर ही इतना दबाव है रूस से तेल खरीदने को लेकर? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का डेटा देखें तो भारत ने रूस से $52.7 बिलियन का तेल आयात किया, जबकि चीन ने $62.6 बिलियन का। लेकिन दबाव भारत पर ज्यादा दिख रहा है। क्यों? शायद यूएस भारत को अपने खेमे में ज्यादा मजबूती से लाना चाहता है, या चीन के मुकाबले भारत पर दबाव डालना आसान समझता है। ये विश्लेषण का विषय है। और इससे भारतीय निर्यातकों को कम्पेटिटिव डिसएडवांटेज, प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक टेबल 1 है जो तुलना करती है। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगेगा, जबकि वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों पर टैरिफ काफी कम है। तो जाहिर है यूएस मार्केट में भारतीय सामान ज्यादा महंगा हो जाएगा और हमारे निर्यातक पिछड़ सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये तो हुई यूएस इंडिया संबंधों में तनाव की बात। अब जरा इंडिया रशिया संबंधों पर फोकस करते हैं। सेक्शन 1.2 द एंड्यूरिंग एक्सिस, डीपनिंग द इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्थायी धुरी, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना। जैसा हमने पहले जिक्र किया, यूएस तनाव के बीच भारत रूस के साथ अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। इसमें हाल फिलहाल में क्या हुआ है? कोई हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुई हैं? जी हाँ, हाल ही में 11th वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर। इसमें एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवेज और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते हुए हैं। अच्छा, और कोई क्षेत्र? एरोस्पेस और हाईटेक कोऑपरेशन में भी बातचीत आगे बढ़ी है। विंड टनल फैसिलिटीज, पिस्टन इंजन्स, कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग जैसे एडवांस्ड एरियाज में सहयोग की बात चल रही है। डिफेंस कोऑपरेशन का क्या स्टेटस है? S-400 का जिक्र तो हमने किया था। डिफेंस कोऑपरेशन मजबूती से जारी है। रूस में हमारे एम्बेसडर विनय कुमार और रशिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर फोमेन के बीच बैठक हुई है, और जैसा आपने कहा, S-400 की डिलीवरी प्लान के मुताबिक चल रही है। भारत ने इस सिस्टम को क्या नाम दिया पता है? हाँ, आपने बताया था, सुदर्शन चक्र। बिल्कुल, सुदर्शन चक्र। ये $5.4 बिलियन, $5.4 बिलियन का सौदा है। इसकी कैपेबिलिटी जबरदस्त है। 400 किलोमीटर रेंज, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है।
ये हमारी डिटरेंस कैपेबिलिटी, निवारण क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो भारत रूस संबंध है, इनका हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक और सामरिक महत्व क्या है, जरा इस पे रोशनी डालेंगे। देखिए, ये संबंध काफी पुराने और गहरे हैं। कोल्ड वॉर के समय के इंडो सोवियत संबंध, फिर 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये सब नींव के पत्थर हैं। और बाद में ईयर 2000 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी और 2010 में इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। इसके 5 पिलर्स, 5 स्तंभ माने जाते हैं। पॉलिटिक्स, जिसमें यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग शामिल है। डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट, एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन और स्पेस कोऑपरेशन, जिसकी शुरुआत तो आर्यभट्ट के समय से ही हो गई थी। तो ये संबंध काफी बहुआयामी है, लेकिन आजकल एनर्जी और डिफेंस लाइफलाइन की बात ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। एनर्जी में देखें तो रूस से हमारा ऑयल इंपोर्ट्स, तेल आयात, जो पहले 2% से भी कम था, वो अब बढ़कर 36 to 40%। रशिया हमारा टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है। इसका आर्थिक लाभ भी तो है। जाहिर है, हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बच रही है। और डिफेंस में, जैसा हमने S-400 की बात की, वो तो है ही। तो इस पूरी तस्वीर का विश्लेषण कैसे करें? कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट इसे भारत रूस संबंधों का मैनेज्ड डिक्लाइन कह रहे हैं। क्या ये सही है या ये एक स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग है? देखिए, वेस्टर्न एनालिसिस जैसे चाटम हाउस का इसे मैनेज डिक्लाइन कहता है, मतलब धीरे धीरे कम होते रिश्ते। वो इशारा करते हैं कि रूस से भारत का आर्म्स इंपोर्ट शेयर, हथियार आयात का हिस्सा 76% से घटकर 36%, 76% to 36%। 76% से 36%। ये तो काफी गिरावट है। हाँ, लेकिन इसकी एक वजह भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आर्म्स इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी है। हम अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं हैं, फ्रांस, इजराइल, यूएसए भी हथियार ले रहे हैं। तो मेरे विचार में ये मैनेज डिक्लाइन नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग, एक रणनीतिक पुनर्संतुलन है। मतलब ये कि भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता, डिपेंडेंसी सोच समझकर कम कर रहा है, लेकिन साथ ही एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता बढ़ा रहा है। ये एक मैच्योर फॉरेन पॉलिसी, एक परिपक्व विदेश नीति का संकेत है, जहां हम अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर किसी एक गुट में बंधे बिना सबके साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। चलिए, अब इंटरनेशनल रिलेशन से हटकर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 जरूर। पहला मुद्दा है सेक्शन 2.1, द राइट टू वोट अंडर स्क्रूटनी, द बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी। मतदान का अधिकार जांच के दायरे में, बिहार मतदाता सूची विवाद। ये क्या मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? जी, ये मामला काफी गंभीर है, क्योंकि ये सीधे सीधे राइट टू वोट, मतदान के अधिकार से जुड़ा है। वह ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR प्रोसेस चलाया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या होता है? SIR एक खास प्रक्रिया है जो सामान्य समरी रिवीजन से अलग होती है। इसे ECI तब चलाता है जब उसे लगता है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जैसे कि शहरीकरण, माइग्रेशन या दूसरी वजहों से। इसका मकसद वोटर लिस्ट की प्योरिटी, शुद्धता सुनिश्चित करना होता है। अच्छा, तो बिहार में इस SIR के तहत क्या हुआ? ECI ने 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, एक प्रारूप मतदाता सूची जारी की, जिसमें से करीब 6.5 लाख, 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। 65 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हटाने के कारण क्या बताए गए? ECI के मुताबिक इनमें से करीब 22 लाख लोग डिसीज्ड यानी मृत थे, 7 लाख नाम डुप्लीकेट्स थे और बाकी 35 लाख माइग्रेटेड या अनट्रेसेबल थे। मतलब या तो वो कहीं और चले गए थे या उनका पता नहीं चल पा रहा था। तो विवाद क्यों हुआ? अगर ये नाम गलत थे तो हटाना तो ठीक ही है ना? विवाद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। प्रशांत भूषण उनके वकील हैं। उनका कहना है कि ECI ने इस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं बरती। किस तरह की पारदर्शिता की कमी? याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए, उनकी पूरी लिस्ट हटाने के कारणों के साथ सार्वजनिक नहीं की गई, और ये भी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी ये साबित करने का भार कि वोटर असली है, वो वोटर पर डाल दिया गया, जबकि ये काम ECI का होना चाहिए था।
उन्हें डर है कि इससे बड़े पैमाने पर जेन्युइन वोटर्स भी डिसइनफ्रेंचाइज यानी मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ईसीआई का क्या कहना है इस पर? ईसीआई का जवाब है कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया है और राजनीतिक दलों के साथ ये लिस्ट साझा की गई थी। उनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी, शुद्धता बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा है। उन्होंने ईसीआई को 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है और ये कंफर्म करने को कहा है कि क्या वाकई ये लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की गई थी या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं उन्हें सुनवाई का एक अवसर मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। आप बिना सुने किसी का नाम नहीं काट सकते। कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी भी की। लक्ष्य मैस इंक्लूजन नॉट मैस एक्सक्लूजन होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना, ना कि बड़े पैमाने पर बाहर करना। ये वाकई एक अहम टिप्पणी है। तो इसका विश्लेषण कैसे करें? ये इलेक्टोरल प्योरिटी और इंक्लूसिविटी के बीच का तनाव है। बिल्कुल, ये मामला इसी फंडामेंटल टेंशन, इसी मूलभूत तनाव को उजागर करता है। एक तरफ इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी यानी शुद्धता बनाए रखने का लक्ष्य है जो जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता का सिद्धांत है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने से वंचित न रह जाए। और इसमें जोखिम क्या है? जोखिम ये है कि प्योरिटी हासिल करने की कोशिश में कहीं इंक्लूसिविटी कुर्बान ना हो जाए। खास तौर पे जो हाशिए पे मौजूद समुदाय हैं, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स, शहरी गरीब, आदिवासी, महिलाएं, उनके नाम कटने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स या स्थायी पते की कमी हो सकती है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया अगर सावधानी से ना की जाए तो लाखों लोगों को उनके सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर सकती है। ये सिर्फ 65 लाख वोटों का सवाल नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य का सवाल है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 2.2 द फोरफिचर ऑफ वर्ड्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। शब्दों की जब्ती, जम्मू और कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या मामला है? ये भी एक चिंताजनक मामला है जो सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है। हुआ क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी करके 25 किताबों को फॉरफिटेड यानी जब्त घोषित कर दिया है। जब्त मतलब बैन नहीं, फोरफिटेड। इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये बैन से अलग और ज्यादा सख्त है। बैन आमतौर पर किसी किताब के प्रकाशन या बिक्री पर रोक लगाता है। फॉरफिचर का मतलब है कि उस किताब की जितनी भी प्रतियां मौजूद हैं, चाहे वो दुकानों में हो, पुस्तकालयों में हो या लोगों के घरों में, उन सबको सरकार जब्त कर सकती है। ये पहले से मौजूद सामग्री पर भी लागू होता है। तो ये किस कानून के तहत किया गया है? यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023, जो कि नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके सेक्शन 98, सेक्शन 98 के तहत जारी किया गया है। सेक्शन 98। और आरोप क्या है इन किताबों पर? आरोप यह है कि ये किताबें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, जो नया पीनल कोड है, उसके सेक्शंस 52, 196 और 197 का उल्लंघन करती हैं। इन धाराओं का संबंध सेसेशनिज्म यानी अलगाववाद को बढ़ावा देने और देश की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने से है। सरकार का तर्क क्या है? उन्होंने क्या कहा है? सरकारी आदेश में कहा गया है कि ये किताबें युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के लिए उकसाने का सिग्निफिकेंट ड्राइवर है। ये फॉल्स नैरेटिव्स यानी झूठे विमर्श फैलाती हैं और एक ग्रीवियंस कल्चर यानी शिकायत संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। ये कौन सी किताबें हैं जिन्हें जब्त किया गया है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? या लिटरेरी नेचर की हैं। कुछ प्रमुख लेखकों में AJ नोरानी, अरुंधति रॉय, सुमंत्रा बोस, आयशा जलाल जैसे नाम शामिल हैं। ये तो काफी प्रतिष्ठित नाम है। और प्रकाशक कौन है? प्रकाशक भी बहुत जाने माने हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, राउटलेज, पेंगुइन वगैरह। मतलब ये कोई अंडरग्राउंड लिटरेचर नहीं है, ये सामान्य बौद्धिक और अकादमिक विमर्श का हिस्सा रही हैं। तो इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस क्या है? कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण? देखिए, सरकार ने BNSS सेक्शन 98 का आधार लिया है, लेकिन इसे संविधान की कसौटी पर परखना होगा, खासतौर पर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के संदर्भ में। लेकिन आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंधों की बात भी तो है। हाँ, बिल्कुल है। आर्टिकल 19(2) कहता है कि राज्य सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट,
पब्लिक ऑर्डर वगैरह के हितों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सवाल यह है कि क्या ये 25 किताबों को जब्त करना एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? ये कैसे तय होगा? इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, आनुपातिकता का सिद्धांत देखा जाता है। क्या सरकार का लक्ष्य, जैसे सुरक्षा बनाए रखना, और उसके लिए अपनाया गया तरीका, किताबें जब्त करना, के बीच संतुलन है? क्या यह तरीका जरूरत से ज्यादा सख्त तो नहीं? क्या इन किताबों और हिंसा या अलगाववाद के बीच कोई सीधा, स्पष्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है? सिर्फ विचारों से असहमति होना जब्ती का आधार नहीं हो सकता। तो इस कदम का विश्लेषण कैसे किया जाए? क्या ये सेंसरशिप में एक बदलाव का संकेत है? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, फॉरफिचर बैन से ज्यादा शक्तिशाली टूल है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ नई सामग्री के प्रवेश को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद सामग्री को भी हटाने की कोशिश कर रही है। इसे सेंसरशिप में एक क्वालिटेटिव शिफ्ट, एक गुणात्मक बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है। और इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर चिलिंग इफेक्ट के रूप में हो सकता है। चिलिंग इफेक्ट मतलब एक ऐसा डरावना माहौल बन जाना जिससे लेखक, प्रकाशक, विक्रेता और यहां तक कि पाठक भी डरने लगें। लोग सेल्फ सेंसरशिप करने लगें, मतलब खुद ही ये सोचने लगें कि क्या लिखना या पढ़ना सुरक्षित है और क्या नहीं। ये एकेडमिक फ्रीडम, अकादमिक स्वतंत्रता और डिसेंट यानी असहमति की आवाज के लिए एक बड़ा खतरा है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये वाकई चिंता का विषय है। अच्छा, गवर्नेंस से जुड़े कुछ और छोटे मुद्दे भी हैं। सेक्शन 2.3 गवर्नेंस एंड फोकस। पहला है आरटीआई एंड स्पोर्ट्स बॉडीज। हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में एक संशोधन प्रस्तावित है जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई का दायरा खेल निकायों, स्पोर्ट्स बॉडीज पर सीमित हो जाएगा। कैसे? नए प्रावधान के अनुसार सिर्फ वही नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, एनएसएफ्स, पब्लिक अथॉरिटीज मानी जाएंगी और आरटीआई के दायरे में आएंगी जिन्हें सरकार से काफी फंडिंग मिलती है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई जैसी संस्थाएं जो सरकार से सीधे फंड नहीं लेती, वो आरटीआई के दायरे से बाहर हो सकती हैं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहस का मुद्दा है। एक तरफ खेल निकायों की स्वायत्ता है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। तर्क ये भी दिया जाता है कि भले ही बीसीसीआई सरकारी फंड न ले, लेकिन वो एक पब्लिक फंक्शन करती है, इसलिए उसे जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है। दूसरा छोटा मुद्दा है यूपीएससी's न्यू अलर्ट सिस्टम। हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यूपीएससी ने भर्ती विज्ञापनों के लिए एक नई ईमेल अलर्ट सर्विस शुरू की है। इसके क्या फायदे होंगे? इससे कैंडिडेट्स को नई भर्तियों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बेहतर करेगा और उम्मीद है कि इससे वाइडर पार्टिसिपेशन, ज्यादा लोग आवेदन कर पाएंगे। ये एक अच्छा गवर्नेंस रिफॉर्म है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी। ये जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेक्शन 3 इंडियन इकोनॉमी से शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है सेक्शन 3.1 द E20 फ्यूल डिबेट, बैलेंसिंग एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। E20 ईंधन बहस, ऊर्जा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन। ये E20 फ्यूल क्या है और इस पर बहस क्यों हो रही है? E20 का मतलब है पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो, इथेनॉल ब्लेंड। भारत सरकार इसे तेजी से प्रमोट कर रही है और हमने E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। तो बहस क्यों है? अच्छी बात है ना ये तो। अब बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं की शिकायतें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियों का माइलेज, मतलब एवरेज, शॉकिंगली कम हो गया है। जैसे किसी की गाड़ी पहले 10 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी, अब 6 ही दे रही है। 10 से 6? ये तो बहुत ज्यादा गिरावट है। और कोई चिंता? हाँ, कुछ लोग पुरानी गाड़ियों में इंजन को नुकसान पहुंचने की चिंता भी जता रहे हैं। तो इस पर सरकार का क्या कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इन दावों को फैक्चुअली इनकरेक्ट और अनसाइंटिफिक बताया है। उनका कहना है कि माइलेज पर असर पड़ता है, लेकिन बहुत मामूली। कितना मामूली? सरकार के अनुसार जो गाड़ियां E20 कंप्लायंट हैं, मतलब E20 के अनुकूल बनी हैं, उनमें माइलेज पर सिर्फ 1 से 2% का असर पड़ता है। और जो पुरानी गाड़ियां हैं, जिन्हें ट्यून किया जा सकता है, उनमें भी 3 से 6% तक का ही असर होता है, 10 से 6 जैसा नहीं। और व्हीकल कंपैटिबिलिटी का क्या? कौन सी गाड़ियां E20 कंप्लायंट हैं? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सैम, ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2023 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 कंप्लायंट हैं।
जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें शायद कुछ छोटे मोटे पुर्जे बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बड़ा कोई इशू नहीं है। बल्कि सरकार का कहना है कि E20 के परफॉर्मेंस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे हायर ऑक्टेन रेटिंग। E20 की ऑक्टेन रेटिंग करीब 108.5 होती है, जबकि सामान्य पेट्रोल की 84.4 के आसपास। इससे इंजन स्मूथ चलता है। अच्छा, तो ये E20 को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की पॉलिसी क्या है? ये किस नीति का हिस्सा है? ये हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 यानी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का हिस्सा है, जिसे 2022 में अमेंड भी किया गया था। इस पॉलिसी के तहत हमने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया था, जिसे हमने अब और पहले ही पा लिया है। इस नीति के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स? इसके कई उद्देश्य हैं। पहला, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, पेट्रोल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करना। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना। तीसरा, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना, क्योंकि इथेनॉल जलने से प्रदूषण कम होता है। और चौथा, बूस्ट फार्मर इनकम, किसानों की आय बढ़ाना, क्योंकि इथेनॉल गन्ने, मक्के, चावल आदि से बनता है। इसमें फीड स्टॉक को लेके भी कुछ बदलाव हुए थे ना? पहले फूड वर्सेस फ्यूल की बहस होती थी। हाँ बिल्कुल, अमेंडेड पॉलिसी में फीड स्टॉक का दायरा बढ़ाया गया है। अब इथेनॉल बनाने के लिए न सिर्फ गन्ने के रस या शीरे का इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि सरप्लस फूड ग्रेन्स, अतिरिक्त अनाज, डैमेज्ड ग्रेन्स, खराब अनाज और एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, पराली वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फूड वर्सेस फ्यूल यानी अनाज खाने के लिए या ईंधन के लिए वाली बहस का समाधान निकालने की कोशिश की गई है। 2G इथेनॉल टेक्नोलॉजी पर भी जोर है। तो अगर हम एक बैलेंस्ड व्यू लें, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, तो E20 फ्यूल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हैं? चलिए पहले प्रोज यानी लाभों की बात करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सरकार का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को गन्ने आदि के लिए करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए, 1,20,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। ये दो बड़े आंकड़े हैं, 1.4 लाख करोड़ फॉरेक्स सेविंग एंड 1.2 लाख करोड़ फार्मर पेमेंट्स। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। अनुमान है कि गन्ने से बने इथेनॉल से ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन 65% तक कम होता है और अनाज से बने इथेनॉल से 50% तक। कुल मिलाकर सालाना 700 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हो सकता है। टेक्निकल बेनिफिट हमने देखा, हायर ऑक्टेन रेटिंग, जिससे इंजन ठंडा रहता है और बेहतर परफॉर्म करता है। अब कॉन्स यानी नुकसान या चिंताएं क्या है? तो कुल मिलाकर देखें तो इकोनॉमिक साइड पर कुछ उपभोक्ताओं को लग सकता है कि उनकी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है, अगर माइलेज वाकई कम होता है तो। पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कॉस्ट आ सकती है। एनवायरमेंटल साइड पर बड़े पैमाने पर इथेनॉल के लिए फसल उगाने से लैंड यूज पैटर्न पर असर और पानी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं उठाई जाती हैं। टेक्निकल साइड पर इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से माइलेज थोड़ा कम होना स्वाभाविक है और पुरानी गाड़ियों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला पॉलिसी कम्युनिकेशन का भी है, एक शासन चुनौती। बिल्कुल, ये क्लासिक केस है जहां एक नीति तकनीकी रूप से शायद सही हो, उसके फायदे भी हो, लेकिन जनता के बीच संदेह और गलतफहमी फैल गई है। सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया वो ज्यादातर रिएक्टिव था, मतलब शिकायतें आने के बाद दिया गया। जरूरत शायद एक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की थी। पहले से ही जनता को E20 के बारे में, उसके फायदों और संभावित मामूली नुकसानों के बारे में जागरूक किया जाता, ट्रांसपेरेंसी रखी जाती। ये एक सबक है कि पॉलिसी बनाना ही काफी नहीं है, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अर्थव्यवस्था में अगले मुद्दे पर चलते हैं। सेक्शन 3.2 वीविंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द स्टेट ऑफ इंडियाज हैंडलूम सेक्टर, एक स्थायी भविष्य बुनना, भारत के हथकरघा क्षेत्र की स्थिति। आज 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। जी हाँ, आज 11वां नेशनल हैंडलूम डे है। ये दिन हमें 1905 के स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जब विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया था, जिसमें हथकरघा एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो आज इस विरासत का जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह हो रहा है। संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स दिए जा रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने नो योर वीव्स जैसी पहल भी शुरू की है, तो जश्न का माहौल तो है। लेकिन जश्न के साथ साथ क्या इस क्षेत्र में कुछ संकट भी है? की चैलेंजेस क्या हैं? बिल्कुल, जश्न अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का हैंडलूम सेक्टर, हमारा हथकरघा क्षेत्र, एक तरह के अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। बुनकरों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। क्या है वो समस्याएं, जरा विस्तार से बताएं। चैलेंजेस: कच्चे माल जैसे धागे की बढ़ती कीमतें, वर्किंग कैपिटल यानी काम चलाने के लिए पूंजी, और क्रेडिट यानी ऋण मिलने में दिक्कत, मार्केटिंग बॉटलनेक्स, माल तैयार तो हो जाता है पर उसे सही दाम पर बेचना एक बड़ी चुनौती है। इन सब का नतीजा होता है लो इनकम, बुनकरों की आय बहुत कम है। और सोशल चैलेंजेस? सामाजिक चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि यंगर जनरेशन इस काम को छोड़कर दूसरे व्यवसायों में जा रही है। ये पूरा सेक्टर काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित है। बुनकरों की वर्किंग कंडीशंस भी अक्सर अच्छी नहीं होती। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी होंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज है पावरलूम सेक्टर से कंपटीशन। एक पावरलूम 6 हथकरघों जितना कपड़ा बना सकता है, वो भी सस्ता। हैंडलूम की तकनीक काफी पुरानी है, उसमें इनोवेशन और R&D की कमी है। डिजाइन डेवलपमेंट में भी पीछे हैं, और उनके डिजाइन्स की नकल, इमिटेशन भी एक बड़ी समस्या है। ये तो वाकई बहुत सारी चुनौतियां हैं। सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड स्कीम्स क्या हैं? देखिए, हैंडलूम राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार की भूमिका पूरक होती है। केंद्र सरकार नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत बुनकरों को मदद दी जाती है। एक यार्न सप्लाई स्कीम भी है, जिससे उन्हें रियायती दरों पर धागा उपलब्ध कराया जाता है। फंडिंग में कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, फंडिंग पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। 2020-21 में जहां करीब 220 करोड़ रुपए का बजट था, वो 2024-25 में बढ़कर लगभग 368 करोड़ हो गया है। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर योजनाएं हैं, पैसा भी बढ़ रहा है, तो बुनकरों की हालत क्यों नहीं सुधर रही? इसका विश्लेषण कैसे करें? ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। एक तरफ हम हैंडलूम को अपनी हेरिटेज, अपनी विरासत मानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स की बहुत वैल्यू है, लेकिन दूसरी तरफ जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो वीवर, वो बुनकर, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसकी आर्थिक व्यवहार्यता ही सवालों के घेरे में है। सरकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन वो अक्सर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। वो बुनकर को आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही। पावरलूम सेक्टर का दबाव इतना ज्यादा है कि हैंडलूम उसके सामने टिक नहीं पा रहा। जरूरत सिर्फ संरक्षण की नहीं, बल्कि हैंडलूम को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एक स्थायी आजीविका का साधन बनाने की है। तो समाधान क्या हो सकता है? समाधान के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। सिर्फ सब्सिडी नहीं, ब्रांडिंग पर जोर देना होगा, जैसे हैंडलूम मार्क को और प्रभावी बनाना। बुनकरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR को सख्ती से लागू करना होगा, ताकि उनके डिजाइन चोरी ना हो। नीच मार्केट्स ढूंढने होंगे जो हैंडलूम की कीमत चुकाने को तैयार हों। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डिजाइन इनोवेशन में मदद करनी होगी। और सबसे जरूरी, डायरेक्ट वीवर कंज्यूमर लिंक्स बनाने होंगे, ताकि बिचौलिए खत्म हो और बुनकर को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। बुनकर की इकोनॉमिक वायबिलिटी को केंद्र में रखना होगा, तभी ये विरासत बच पाएगी। ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और छोटा अपडेट है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, सेक्शन 3.3। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की बैठक हुई, और उन्होंने रेपो रेट को 5.5% पर अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रखा है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं? और उनका स्टांस क्या है? स्टांस भी न्यूट्रल यानी तटस्थ ही बनाए रखा है। इसका कारण क्या बताया गया है? MPC का मानना है कि अभी ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे कि ये US टैरिफ्स वाली अनसर्टेनिटी। तो उन्होंने एक तरह से स्थिरता बनाए रखने का फैसला किया है, खासकर आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए। ग्रोथ फोरकास्ट भी 6.5% पर बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये थी अर्थव्यवस्था की बात। अब चलते हैं सेक्शन 4, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। जरूर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4.1, हिमालयन कैटास्ट्रोफी, डिकोडिंग द उत्तरकाशी डिजास्टर, हिमालयी तबाही, उत्तरकाशी आपदा को समझना। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड अचानक बाढ़ आई है। इसमें 100 से ज्यादा लोग, जिनमें कई सेना के जवान भी शामिल हैं, लापता बताए जा रहे हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने से हुआ। क्या यही कारण है?
देखिए, इनिशियल रिपोर्ट्स में खीर गंगा इलाके में क्लाउड बर्स्ट को वजह बताया गया। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? जब एक बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। मान लीजिए 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक लिफ्टिंग और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से होता है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग? हाँ, जब नमी वाली हवा पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और तेजी से बादल बनाती है, उसे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। तो क्या ये क्लाउड बर्स्ट ही था? अब इसमें एक साइंटिफिक डिबेट शुरू हो गई है। कई वैज्ञानिक और सैटेलाइट डेटा एनालिसिस ये इशारा कर रहे हैं कि ये शायद क्लाउड बर्स्ट नहीं, बल्कि ग्लेशियर कोलैप्स यानी किसी ग्लेशियर के टूटने या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर की झील के फटने से हुआ हो सकता है। इसकी समानता 2021 की चमोली आपदा से भी देखी जा रही है। GLOF, इसे थोड़ा समझाएंगे? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हाँ, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो कई बार उनके मुहाने पर पानी जमा होकर एक झील बन जाती है। ये झील अक्सर मलबे या बर्फ के एक अस्थिर नेचुरल डैम, एक प्राकृतिक बांध के पीछे रुकी होती है। जब ये बांध किसी वजह से, जैसे ज्यादा पानी भरने, भूकंप आने या हिमस्खलन से टूट जाता है, तो झील का सारा पानी अचानक भारी मात्रा में नीचे की तरफ बह निकलता है। इसी को GOLF कहते हैं। ये बहुत विनाशकारी होता है। तो उत्तरकाशी में GOLF की आशंका ज्यादा है? आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस पैमाने पर तबाही हुई है वो शायद सिर्फ क्लाउड बर्स्ट से एक्सप्लेन न हो। अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस तरह की आपदाओं के पीछे क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स की क्या भूमिका है? जलवायु परिवर्तन और मानव जनित दबाव, ये दोनों ही बहुत बड़े अंडरलाइंग फैक्टर्स, अंतर्निहित कारक हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे GOLF का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे बहुत भारी बारिश की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स, मानवीय दबाव, मानवीय दबावों ने स्थिति को और बिगाड़ा है। पहाड़ी इलाकों में अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट, अनियमित विकास, डिस्ट्रक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि 4 धाम सड़क परियोजना का कुछ हिस्सा, इल्लीगल माइनिंग, अवैध खनन, नदी किनारे इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, इन सब ने पहाड़ों की नाजुक पारिस्थितिकी को और कमजोर कर दिया है। नतीजा ये होता है कि जो नेचुरल हैजर्ड्स, प्राकृतिक खतरे हैं, वो आसानी से मैन मेड डिजास्टर्स, मानव निर्मित आपदाओं में बदल जाते हैं। तो इसका विश्लेषण क्या कहता है? क्या हमें अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच को बदलने की जरूरत है? बिल्कुल। ये घटना एक और चेतावनी है। हमारा मौजूदा दृष्टिकोण डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्यादातर रिएक्टिव है, मतलब आपदा आने के बाद बचाव, राहत और पुनर्वास पर फोकस रहता है। लेकिन अब जरूरत है एक पैराडाइम शिफ्ट की, एक आदर्श बदलाव की। हमें प्रोएक्टिव रिस्क गवर्नेंस यानी सक्रिय जोखिम शासन की तरफ बढ़ना होगा। रिस्क गवर्नेंस से क्या मतलब है? रिस्क गवर्नेंस का मतलब है कि हम आपदा आने का इंतजार ना करें, बल्कि जोखिमों को पहले से पहचानें, उनका आकलन करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। इसमें शामिल है डेवलपमेंट प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट को इंटीग्रेट करना, हाई रिस्क जोन्स में निर्माण पर मॉरेटोरियम यानी रोक लगाना, नियमों को सख्ती से लागू करना, बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना और सबसे जरूरी पहाड़ों की इकोलॉजिकल लिमिट्स, उनकी पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान करना। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, हमें उसके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना होगा। ये बहुत जरूरी बदलाव है। चलिए अब पार्ट 2 के आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 5, इंटरनल सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आंतरिक सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण। जी, पहला अपडेट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को लेकर, सेक्शन 5.1, मॉडर्नाइजिंग द फोर्सेस, की डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। हाँ, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, ने करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है। 67,000 करोड़ रुपीस। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। एक 87 आर्म्ड मेल ड्रोन्स। मेल का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन्स न सिर्फ ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस का काम करेंगे, बल्कि स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखेंगे, मतलब हमला भी कर सकेंगे। इसमें शर्त है कि कम से कम 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज? दूसरी मंजूरी है 110 से ज्यादा एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए।
ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर्स है और स्पीड मैच 2.8 यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज। इन्हें हमारे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकेगा। इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? जाहिर है ये हमारी सेनाओं की ताकत को काफी बढ़ाएंगे। ड्रोन से हमारी निगरानी और हमला करने की क्षमता बढ़ेगी, खासकर सीमाओं पर। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करेगी और इंडिजिनस कंटेंट की शर्त आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल देगी। ठीक है। अब सेक्शन 5.2 रेगुलेटिंग द डिजिटल मार्केटप्लेस, BIS रेड्स ऑन ई-कॉमर्स। डिजिटल बाजार का विनिमय, ई-कॉमर्स पर BIS के छापे, ये क्या मामला है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो, जो उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली संस्था है, उसने देश भर में 22 बड़े ई-कॉमर्स वेयरहाउसेस पर छापे मारे। इनमें Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के गोदाम शामिल थे। छापे क्यों मारे गए? BIS ये देखना चाहता था कि जिन प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन जरूरी है, क्या वो इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिना सर्टिफिकेशन के तो नहीं बेचे जा रहे। ये मार्केट सर्वेलेंस का हिस्सा था। तो क्या मिला छापों में? फाइंडिंग्स क्या रहीं? फाइंडिंग्स चिंताजनक हैं। BIS ने कुल 344 सैंपल्स लिए, जिनमें से 142 सैंपल्स 142 आउट ऑफ 344 ऐसे पाए गए जिन पर या तो वैध BIS मार्क नहीं था या वो मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। 142, ये तो काफी बड़ी संख्या है, लगभग 40% से ज्यादा। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत सारे अनसेफ या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ये दिखाता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी समझने और ड्यू डिलिजेंस बरतने की जरूरत है कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पाद नियमों का पालन करते हों। बिल्कुल, ये उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से अहम है। तो ये थे हमारे मुख्य विश्लेषण के बिंदु। अब चलते हैं पार्ट 3, प्रीलिम्स एंड मेंस कॉर्नर की तरफ। ठीक है, इसमें हम जल्दी से कुछ फैक्ट्स, क्वेश्चंस और टर्म्स को रिवाइज करेंगे। सेक्शन 6 प्रीलिम्स फैक्ट्स टुडे। मैं जल्दी से तथ्य बोलूंगी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। RBI रेपो रेट 5.5% अनचेंज्ड। नेशनल हैंडलूम डे अगस्त 7, ये 11वां संस्करण था। JNK में किताबों की जब्ती के लिए कानून, BNSS सेक्शन 98, सेक्शन 98। इंडिया रशिया सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, हालिया बैठक, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवेज, माइनिंग। US का भारत पर टैरिफ कुल 50%। PhD CCI का GDP पर असर का अनुमान 0.19%, 0.19%। 20%। इथेनॉल ब्लेंड S400 का भारतीय नाम सुदर्शन चक्र। BCCI और RTI फिलहाल नए बिल के तहत दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। उत्तरकाशी आपदा का संभावित कारण, सस्पेक्टेड GLOF, ग्लेशियर कोलैप्स। BIS ई-कॉमर्स छापों का नतीजा, 344 में से 142 सैंपल नॉन कंप्लायंट पाए गए। फॉर्चून की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में भारतीय डॉक्टर रेशमा केवल रामानी, वर्टिक्स फार्मा CEO। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब आते हैं सेक्शन 7 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये प्रश्न आपको उत्तर लिखने का अभ्यास करने में मदद करेंगे। पहला प्रश्न GS पेपर 2 के लिए। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। भारत की प्रतिक्रिया और इसके व्यापक भू राजनैतिक और आर्थिक निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 मार्क्स टू 50 वर्ड्स। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 के लिए। भारत के E20 इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्यों, लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। उपभोक्ता चिंताओं और नीति संचार, पॉलिसी कम्युनिकेशन के महत्व पर विशेष ध्यान दें। 15 मार्क्स टू 50 वर्ड्स। और तीसरा प्रश्न GS पेपर 3 के लिए। हिमालयी क्षेत्र में बार बार आ रही आपदाएं जैसे कि हालिया उत्तरकाशी घटना जलवायु परिवर्तन और मानव जनित दबावों के घातक मिश्रण को उजागर करती हैं। क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट दृष्टिकोण पर्याप्त है या रिस्क गवर्नेंस की ओर एक आदर्श बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट की तत्काल आवश्यकता है? चर्चा करें। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। ये प्रश्न आपको आज की चर्चा को कंसोलिडेट करने में मदद करेंगे। अब समय है एक छोटे से डेली क्विज का।
सेक्शन 8। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगी, आप सही उत्तर सोचिए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में किस कानूनी प्रावधान के तहत किताबें जब्त की गईं? ए. सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, बी. सेक्शन 98 ऑफ बीएनएसएस 2023, सी. आर्टिकल 370, डी. सेक्शन 153A ऑफ बीएनएस 2023। इसका सही उत्तर है बी, सेक्शन 98 ऑफ बीएनएसएस 2023। प्रश्न 2। पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टैरिफ से मूल्य के हिसाब से कौन सा भारतीय निर्यात क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? ए. फार्मास्यूटिकल्स, बी. जेम्स एंड ज्वेलरी, सी. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डी. इंजीनियरिंग गुड्स। सही जवाब है डी, इंजीनियरिंग गुड्स। प्रश्न 3। GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का क्या अर्थ है? ए. बादल फटना, बी. नदी में अचानक बाढ़ आना, सी. ग्लेशियर झील को रोकने वाले प्राकृतिक बांध का टूटना, डी. बर्फीला तूफान। करेक्ट आंसर इज सी, फेलियर ऑफ अ नेचुरल डैम कंटेनिंग अ ग्लेशियर लेक। प्रश्न 4। हालिया RBI MPC बैठक का निर्णय क्या था? ए. रेपो रेट बढ़ाया गया, बी. रेपो रेट घटाया गया, सी. रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित रखा गया, डी. रिवर्स रेपो रेट बदला गया। सही उत्तर है सी, रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.5%। और आखिरी प्रश्न 5। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे किसकी याद में मनाया जाता है? ए. भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बी. दांडी मार्च 1930, सी. स्वदेशी आंदोलन 1905, डी. असहयोग आंदोलन 1920। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, स्वदेशी मूवमेंट 1905। उम्मीद है आपके ज्यादातर जवाब सही होंगे। अब जल्दी से सेक्शन 9 रिवीजन फ्लैश कार्ड्स देख लेते हैं। मैं टर्म बोलूंगी, आप उसका मतलब या की पॉइंट सोचिए। पहला टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियां तय करने की क्षमता। दूसरा टर्म GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियर झील का फटना। ग्लेशियर झील के प्राकृतिक बांध के टूटने से अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़। तीसरा टर्म E20 फ्यूल, E20 ईंधन, पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो। चौथा लॉ सेक्शन 98 BNSS 2023, वह कानूनी धारा जिसके तहत सरकार आपत्तिजनक प्रकाशनों जैसे किताबें, अखबार को जब्त कर सकती है। पांचवां प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची की शुद्धता के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया। छठी रिपोर्ट PXDC CI रिपोर्ट ऑन US टैरिफ्स। GDP पर असर नेग्लिजिबल 0.19%, पर $8.1 बिलियन का निर्यात प्रभावित, खासकर इंजीनियरिंग गुड्स। सातवीं पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। आयात निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन, किसान आय बढ़ाना। आठवां डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रूम्फ, सुदर्शन चक्र। लंबी दूरी 400 किलोमीटर का एयर डिफेंस सिस्टम, स्टिल्थ टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम। नौवां कॉन्सेप्ट ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, हवा का पहाड़ से टकराकर ऊपर उठना जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है, कभी-कभी क्लाउड बर्स्ट। और 10वां बॉडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था जो सैन्य उपकरणों की खरीद पर निर्णय लेती है। तो ये थे कुछ की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के लिए। चलिए अब आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा को समेटते हैं, कंक्लूजन और मोटिवेशन। आज हमने देखा कि भारत कैसे एक साथ कई मोर्चों पर जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हैं जैसे US टैरिफ्स और साथ ही रशिया के साथ संबंधों को संतुलित करने की जरूरत। हाँ, और देश के भीतर गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, बिहार में वोटिंग राइट्स का मुद्दा, जम्मू कश्मीर में फ्री स्पीच पर बहस, ये दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत अहम हैं। फिर हमने इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट्स देखे, E20 फ्यूल को अपनाने की कोशिशें और उससे जुड़ी चिंताएं, और हमारे पारंपरिक हैंडलूम सेक्टर को बचाने और उसे वायबल बनाने की चुनौती। एनवायरनमेंट से हमें गंभीर चेतावनी मिली है उत्तरकाशी आपदा के रूप में, जो हमें अपने विकास मॉडल पर सोचने को मजबूर करती है। और साथ ही
सिक्योरिटी अपग्रेड्स भी जारी हैं देश के सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए। ये सभी मुद्दे आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये दिखाते हैं कि पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस कितना कॉम्प्लेक्स काम है, जहां कोई आसान जवाब नहीं होते। बिल्कुल। और यहीं पर डॉक्टर किंग की बात याद आती है। चुनौती और विवाद के समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। यूपीएससी की ये यात्रा भी चुनौतियों से भरी है। कभी सिलेबस पहाड़ जैसा लगता है, कभी करंट अफेयर्स का समंदर, लेकिन दृढ़ता, परसिवियरेंस बहुत जरूरी है। हाँ, और इन जटिल मुद्दों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये आपको एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। आप समझ पाते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसके क्या मायने हैं। तो हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। आज की चर्चा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट और बेनिफिट्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें लंबे समय तक आपके लिए ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।